हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हमारे बीच में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फिजिकल या इमोशनल नीड्स के लिए दूसरों पे पूरी तरह डिपेंडेंट होते हैं, मतलब एबनॉर्मली डिपेंडेंट होते हैं। वो चीज़ दिखाई पड़ती है कि अकेले में ये लोग बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं। कोई भी डिसीजन अपने आप नहीं ले सकते। अपने आप अकेले होने पे इन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। इन्हें नॉर्मली हर किसी स्टेप के लिए, हर किसी डिसीजन के लिए, किसी भी काम के लिए दूसरों पे डिपेंडेंसी होती है इनकी। दोस्तों, हो सकता है, बल्कि काफ़ी चांसेस हैं कि इन लोगों को डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो। दोस्तों, ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कि इस बीमारी के सिम्टम्स क्या-क्या हो सकते हैं दोस्तों। इस बीमारी के कॉजेज़, मतलब कि कारण क्या-क्या हो सकते हैं। साथ-साथ अगर इस बीमारी का इलाज ना किया जाए तो किस किस्म के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं दोस्तों। ये भी बात करेंगे कि डॉक्टर्स किस तरह से डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की डायग्नोसिस बनाते हैं फ्रेंड्स, और इसके ट्रीटमेंट में क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। साथ-साथ दोस्तों कुछ एक सेल्फ केयर टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस की है। दोस्तों, सिम्टम्स की बात करते हैं तो पेशेंट्स अकेले रहने से बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होते हैं। उन्हें अकेले रहने में ठीक नहीं लगता। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई ना कोई होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि अगर उन्हें अकेले रहना पड़ रहा है तो या तो बहुत ज़्यादा फ़ोन करना स्टार्ट कर देंगे या किसी और तरह से उनकी बेचैनी नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, उन्हें अकेले रहने में डर लगता है क्योंकि वो अपनी नीड्स के लिए पूरी तरह से अपने मन में दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। साथ-साथ दोस्तों, इन लोगों को ये भी डर होता है कि कहीं उन्हें अकेला छोड़ ना दिया जाए, जिसे हम कह सकते हैं कि उन्हें फ़ियर ऑफ अबैंडनमेंट होता है कि उन्हें छोड़ ना दिया जाए। इस वजह से कि वो किसी ख़ास काम के नहीं है या कि लोगों का उनमें इंटरेस्ट नहीं है, तो लोग उनके साथ में मिलना-जुलना बंद ना कर दें, कम ना कर दें। इस डर में वो लोग हमेशा अपने अंदर रहते हैं। साथ-साथ दोस्तों, इन पेशेंट्स के अंदर एक ये भी चीज़ देखी जाती है कि ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़्यादातर डॉज करके चलते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं करना चाहते, इसलिए उनसे अपना पीछा छुड़ाते रहते हैं, वो उनसे दूर भागते रहते हैं, क्योंकि वो किसी भी काम को अकेले खुद पूरी तरह से कर पाने में सक्षम अपने आप को महसूस नहीं करते, तो इसलिए वो इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहते और वो कुछ ना कुछ बहाना मारते रहते हैं। दोस्तों, देखा जाता है कि ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा अपनी आलोचना खुद की करते हैं, मतलब सेल्फ क्रिटिसिज्म काफ़ी होता है इनमें। सेल्फ डाउट भी बहुत रहता है, मतलब ये अपने आप पे, खुद पे विश्वास भी नहीं कर पाते ठीक से अपनी किसी भी कैपेबिलिटी पे। तो सपोज़ कोई भी एक गलती हुई, कुछ भी एक ऐसी चीज़ हुई जो कि और बेटर हो सकती थी, तो उसमें ये क्या है कि अपने आप को बहुत ब्लेम दे देंगे, अपने आप को स्टूपिड कह देंगे, अपने आप पे सारी गलती डाल देंगे। जबकि शायद अगर यही काम किसी और से हुआ होता, तो इन्होंने इतना कुछ भी ना समझा होता उसके बारे में। दोस्तों, इन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा एडवाइसेस की ज़रूरत होती है, मतलब ये अपने आप डिसीजन नहीं ले पाते, तो इन्हें बहुत ज़्यादा सलाह चाहिए होती है हमेशा, या इन्हें बहुत ज़्यादा एश्योरेंस चाहिए होता है कि कोई भी चीज़ अगर ये किसी भी बात को सोच रहे हैं या किसी भी चीज़ के बारे में एक डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये अगर खुद किसी निर्णय पे पहुँचेंगे तो ये उस चीज़ से बिल्कुल पक्की तरह से अपने आप को सैटिस्फाई नहीं कर पाएँगे। तो इन्हें दूसरों से एश्योरेंस चाहिए होगी कि हाँ, जो भी डिसीजन आया है वो ठीक आया है, आप उस पे काम कर सकते हैं या आप ठीक सोच रहे हैं। दोस्तों, इन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। देखो, नॉर्मली क्या होता है कि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ तो रोज़ होता ही है, राइट? हाँ, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके लिए हम तैयार नहीं होते, या जो हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कुछ अलग हो गई होती हैं, जिनसे कि हम एक्चुअली अपने मन के अंदर अफेक्ट हो रहे होते हैं। बट क्या होता है कि हम अपने आप को खुद को ही समझाते हैं और उस चीज़ से हम फेस कर लेते हैं, उस चीज़ से हम बाहर आ जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। बट ये लोग नहीं, इन्हें इमोशनल सपोर्ट किसी और से चाहिए होता है, किसी और से ये अपने इमोशंस बताते हैं, और फिर इनको बदले में काउंसलिंग चाहिए होती है, इनको बदले में कुछ सुनना होता है, जिससे कि इनके अंदर की जो भावना है वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो सके। दोस्तों, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि इन लोगों को अपने जीवन में ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए, डिसीजन लेने के लिए किसी और की ज़रूरत होती है। मतलब छोटे-छोटे डिसीजंस भी जो होते हैं ना, कि सपोज़ आज मैं क्या पहनूँगा, या कि आज मैं क्या खाना खाऊँगा, किसी भी इस तरह की चीज़ के लिए भी, आज मैं कौन-सा प्रोग्राम देखूँगा या आज शाम को क्या करेंगे, किसी भी ऐसी चीज़ के लिए दोस्तों, ये लोग खुद से डिसीजन ले पाने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इन्हें अंदर से घबराहट हो जाती है। मतलब अपने आप पे भरोसा ही नहीं होता कि मैं ठीक डिसीजन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। तो इसलिए ये कोई भी दोस्तों फैसला होता है तो ये दूसरे के मुँह से ही लेवाना चाहते हैं, और उस चीज़ को फ़ॉलो करके बिल्कुल ओके रहते हैं। दोस्तों, ये लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं किसी ऐसी सिचुएशन में जब कोई और डिसीजंस ले रहा हो, या कि जब कोई और उस टाइम की जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, उनका इंचार्ज हो, उन्हें सुपरवाइज़ कर रहा हो, तो इन्हें मतलब खुद से इन्हें कुछ भी फ़ैसले नहीं लेने पड़ रहे हैं। कोई और ले रहा है तब ये बिल्कुल ठीक है। अगर इन्हें लेना पड़ गया दोस्तों, तो फिर प्रॉब्लम है, फिर इन्हें बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो सकती है, ये बहुत ज़्यादा घबराहट में आ सकते हैं, हेल्पलेस हो सकते हैं, और ये फिर कुछ भी रिएक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और जाननी इंपॉर्टेंट है कि ये लोग दूसरों के क्रिटिसिज्म से, मतलब दूसरों के द्वारा की गई आलोचना से बहुत ज़्यादा अंदर से आहत हो जाते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। इन्हें दूसरों के अप्रूवल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सपोज़ इन्होंने कुछ भी काम किया है, या इन्होंने कुछ भी व्यवहार किया है, कुछ भी बात की है इन्होंने, तो इन्हें ये रहेगा कि जो आस-पास वाले हैं, क्या वो मेरे इस व्यवहार को अप्रूव कर रहे हैं? क्या जो मैंने काम किया वो काम ठीक किया उनकी निगाहों में? अगर इन्हें ज़रा-सा भी लगेगा कि नहीं, मैं उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा हूँ, तो ये अंदर से बहुत ज़्यादा आहत हो जाएँगे, डिप्रेस हो जाएँगे, सैड हो जाएँगे।
बल्कि दोस्तों बात इस लेवल तक भी जाती है कि दूसरों का अप्रूवल इनके साथ बना रहे, इसके लिए ये लोगों के साथ एग्री भी करते रहते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि इनके मन में किसी दूसरे के साथ जो भी भावनात्मक बात चल रही है तो उसमें ये एग्री नहीं करते, ये डिसएग्री करते हैं, लेकिन फिर भी ये ऊपर से दिखाएंगे कि ये ओके हैं, ये एग्री कर रहे हैं। किस लिए? ताकि इनका ऊपर से कोई वाद विवाद ना हो, या कि इनको ऊपर से कोई क्रिटिसिज्म ना हो, कोई आलोचना ना हो, इन्हें कोई बात अपनी प्रूफ ना करनी पड़े। तो इसलिए ये अपनी रियल जो फीलिंग है अंदर की कि वो एग्री नहीं करते अगले से, उस चीज़ को नहीं ज़ाहिर करेंगे। ऊपर से बोलेंगे कि हाँ मैं एग्री करता हूँ, बल्कि अपने आप को समझाना भी स्टार्ट कर देंगे कि वो सही है, मैं ही गलत सोच रहा था। दोस्तों जब भी कभी रिलेशनशिप्स एक एंड पे आ जाती हैं, या रिलेशनशिप्स में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, तब भी ये लोग देखा गया बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, अपनी शेल में चले जाते हैं, पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये जिसके ऊपर भी डिपेंडेंट रहते हैं नॉर्मली, किसी एक व्यक्ति के ऊपर या अपनी फैमिली, पूरी फैमिली के ऊपर, तो उस टाइम पे इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये लोग अपने आप से इंडिविजुअली डील नहीं कर पाते इस तरह की चीज़ों से, जो रिलेशनशिप्स के ब्रेक होते हैं या रिलेशनशिप्स ख़त्म होती हैं। दोस्तों एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ये व्यक्ति कभी भी कुछ नई चीज़ करने में या कुछ नया ट्राई करने में, कोई नई एक्टिविटी हो गई या कोई नई डिश हो गई या किसी नई जगह पे जाना हो गया, कुछ भी नया काम, एडवेंचरस काम, ये लोग नॉर्मली दोस्तों उसके लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं होते हैं। उसके लिए अंदर से इन लोगों के एक ये रहता है कि नहीं, जैसे चल रहा है, जो चल रहा है वही ठीक है, कुछ नया ट्राई नहीं करते। एक मन में एक, आप उसे डर भी कह सकते हो, उसे मन में एक आप एंग्जाइटी, घबराहट, वरी कुछ भी कह सकते हो, फियर कह सकते हो, कि ये लोग उसी टेरिटरी में मन के अंदर चलना चाहते हैं जो टेरिटरी इन्हें पता है कि कैसी है। किसी भी असामान्य परिस्थिति में अपने आप को डालने में ये लोग थोड़े से घबराते हैं। इन जनरल दोस्तों देखा जाता है कि इन पेशेंट्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता कि नॉर्मल इंसान के कॉन्फिडेंस के बराबर उस चीज़ की तुलना की जा सके। कॉन्फिडेंस कम होता है इन लोगों में, और उसी के साथ साथ दोस्तों कुछ भी चैलेंजिंग काम करने में इन्हें प्रॉब्लम होती है। कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से दोस्तों एक जो आउटलुक है इनका जनरली, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहता। चीज़ों के लिए एक थोड़ी सी नेगेटिव सोच रहती है, थोड़ी सी हीन भावना सी मतलब मन में बनी रहती है। सपोज़ किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं और इनकी पढ़ाई भी अच्छी है और चांसेस भी अच्छे हैं कि एग्ज़ाम में क्लियर कर जाएंगे, बट फिर भी कोई इनसे पूछेगा अगर, तो इनके मन से शायद यही निकलेगा कि क्या पता बहुत मुश्किल है एग्ज़ाम, पता नहीं मेरी तैयारी कैसी है, बाकी बच्चों ने बहुत अच्छी की होगी, कुछ भी इस तरह की चीज़। दोस्तों देखा जाता है कि डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, वो नॉर्मली अर्ली अडल्टहुड में स्टार्ट हो ही जाते हैं, या कई बार एडोलेसेंस में भी स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब टीनेज ईयर्स में भी स्टार्ट हो जाते हैं। इन जनरल दोस्तों देखा गया है कि 30 साल की उम्र के पहले पहले नॉर्मली लक्षण दिखाई पड़ना स्टार्ट हो ही जाते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं कि कॉजेज़ क्या-क्या हो सकते हैं इस मेंटल हेल्थ कंडीशन के। कारणों की अगर बात करें तो वैसे तो कारण बहुत कॉम्प्लेक्स हैं इन जनरल, मतलब मॉडर्न साइंस अभी भी काम कर रही है एग्जैक्टली ये पता करने के लिए कि टोटल ओवरऑल क्या-क्या चीज़ें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। दोस्तों जेनेटिक्स का इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब जिन लोगों की फैमिली के अंदर पेशेंट्स हैं इस तरह के जिनके अंदर डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या किसी और किस्म का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उनके अंदर दोस्तों चांसेस बढ़ जाते हैं इस वाली चीज़ के पैदा होने के। इनफैक्ट दोस्तों अगर फैमिली में पेरेंट्स को या भाई बहन को, सिबलिंग्स को, किसी को भी किसी भी किस्म का एंग्जाइटी डिसऑर्डर है या किसी भी किस्म की दोस्तों मेंटल हेल्थ कंडीशन है, तभी चांसेस बढ़ जाएंगे हमेशा कि ये वाली दोस्तों प्रॉब्लम हो सकती है। तो जेनेटिक्स का इसमें रोल है। दोस्तों अगली बात आती है चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की। तो अगर बाल्यावस्था में, मतलब अगर चाइल्डहुड में किसी ने बहुत ज़्यादा अब्यूज़ का सामना किया है, किसी भी किस्म के अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, तब भी दोस्तों ऐसे बच्चों में बड़े होकर के चांसेस हो जाते हैं कि वो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाएंगे। दोस्तों ऐसे लोग जो कभी किसी एब्यूसिव रिलेशनशिप में रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली, मतलब कि एब्यूसिव रिलेशनशिप्स आप समझते हो कि एक हिंसात्मक रिश्ता, वो किसी भी किस्म का हो सकता है। फिजिकल अब्यूज़, जैसे मैंने अभी बोला, सेक्सुअल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, फाइनेंशियल अब्यूज़, सोशल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, कुछ भी। अंदर से तो उसकी जो एक मन की अवस्था है दोस्तों, वो तो प्रॉब्लम में आती ही है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब वो अब्यूसिव रिलेशनशिप से बाहर आते हैं, तो उसके बाद उनकी पर्सनैलिटी इस तरह की बन जाती है कि वो बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों पे। और दोस्तों एक चीज़ और भी है कि कई सारी हमारी समाज में कई सारे कल्चरल प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं, कई सारे एक सोशल स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं कि जिसमें कुछ एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पीपल को बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं दी जाती। उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने के लिए एक फ्रीडम नहीं दिया जाता, तो भी कहते हैं अगर एक तरह का माहौल लगातार बना रहे तो फिर व्यक्ति को उसी तरह के माहौल की आदत हो जाती है, और ये वाली मेंटल हेल्थ कंडीशन दोस्तों पैदा हो सकती है डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। दोस्तों अगर डायग्नोसिस की बात करें तो डॉक्टर्स इसमें पहले पेशेंट की पूरी डिटेल में, डीप में मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, समझते हैं कि पेशेंट की लाइफ में किस तरह के लाइफ इवेंट हुए हैं पहले, और उन इवेंट्स ने किस तरह से पेशेंट को अफेक्ट किया है। साथ साथ दोस्तों पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री कैसी है, वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है। पेशेंट कुछ दवाएं ले रहा था पहले अगर, या पेशेंट की खुद की मेडिकल हिस्ट्री कैसी है पास्ट की, वो चीज़ भी दोस्तों इंपॉर्टेंट होती है। तो डॉक्टर्स पहले तो पूरी की पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, फिर थोड़ा सा मन में एक आइडिया बनना स्टार्ट हो जाता है कि क्या ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद दोस्तों कई तरह के पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं जो पेशेंट के किए जाते हैं दोस्तों, फिजियोलॉजिकल टेस्ट भी किए जाते हैं, कई तरह के मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन किए जाते हैं इसमें दोस्तों।
फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, और उन सब के बाद कई बार अगर बीच में ऐसा लगता है कि कुछ और प्रॉब्लम ना हो, कोई ऑर्गेनिक प्रॉब्लम ना हो, तो ब्लड टेस्ट वगैरह करके भी देखते हैं, ब्रेन की इमेजिंग करके भी देख सकते हैं। लेकिन जब सब कुछ नॉर्मली ब्रेन की इमेजिंग ठीक आएगी, ब्लड टेस्ट वगैरह इसमें सब कुछ बिल्कुल ठीक आएंगे, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ऐसी नहीं आएगी जो कि रिपोर्टों में कुछ आ रही है, मतलब रिपोर्ट सारी ठीक ठाक आएंगी। उसके बाद जो DSM क्राइटेरिया होता है साइकियाट्री में, उसके हिसाब से इस बीमारी के डायग्नोसिस डॉक्टर्स बनाएंगे और फिर इसका इलाज करने की बात करेंगे। दोस्तों, अगर इलाज ना किया जाए तो नॉर्मली क्या होता है, इस तरह के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और बढ़ती हैं टाइम के साथ साथ, और ऐसा भी होता है कई बार कि और अलग अलग किस्म की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं इस तरह के पेशेंट्स में। डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, लगातार बनी रहे ऐसा हो सकता है, कई तरह के नशे की आदत पड़ सकती है दोस्तों, मन में कुछ एक गलत विचार आ सकते हैं, सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। कई तरह के दोस्तों फिजिकल प्रॉब्लम्स होने के आसार भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि मन अगर हमेशा ऐसी स्थिति में रहे तो उससे बॉडी का इम्यून सिस्टम वगैरह भी कमज़ोर हो जाता है और बॉडी किस्म किस्म की बीमारियां पकड़ सकती है। तो इलाज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पेशेंट डायग्नोज हो चुका है कि उसे ये वाली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर इलाज तो करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं सोचिए कि इलाज करने की कोई बात नहीं है, मन की प्रॉब्लम है तो अपने आप समझाएंगे तो ठीक हो जाएगी, घर के अंदर ही ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है, इसमें एक एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लेनी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो कुछ समझ में आ रहा हो, अगर आप मेरे साथ कुछ भी कनेक्ट बना पा रहे हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि किसी को भी ये वीडियो देखने की ज़रूरत है दोस्तों, तो शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि नॉलेज बढ़ाने से ही बढ़ती है और किसी की भी हेल्प हमें करनी चाहिए किसी न किसी तरह से। दोस्तों, अगर हम इलाज की बात करें तो इसमें जो साइकोथेरेपी है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब मेन स्टे है ट्रीटमेंट का, आप ये समझ लीजिए साइकोथेरेपी। कई सारे पेशेंट्स को दोस्तों ग्रुप थेरेपी की ज़रूरत भी पड़ती है और कई सारे पेशेंट्स में मेडिकेशंस भी दी जाती हैं, एंटी डिप्रेशन या एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन, मतलब डिप्रेशन के लिए या एंग्जाइटी के लिए मेडिसिन, जिस तरह से भी पेशेंट्स के सिम्टम्स होते हैं। तो हम बात करते हैं दोस्तों साइकोथेरेपी की, कि साइकोथेरेपी का इतना इंपॉर्टेंट रोल क्या है, किस तरह से है। दोस्तों, डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी होती है जो कि इन पेशेंट्स के लिए अच्छा काम करती है। तो डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी नॉर्मली किन पेशेंट्स के लिए होती है? जो पेशेंट्स अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा इंटेंसली फील कर पाते हैं। आप समझ रहे हैं, वैसे ये होती टॉक थेरेपी है और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की तरह ही होती है। इसका एम क्या होता है कि आपके अंदर जो भी डिफ़िकल्ट फीलिंग्स चल रही हैं, आप उन्हें अंडरस्टैंड करिए, आप उन्हें किस तरह से समझ भी सकते हैं और किस तरह से उन्हें आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। फिर आपके अंदर वो सारी स्किल्स पैदा करना, वो काम होता है साइकोथेरेपिस्ट का, कि जिससे आप इन डिफ़िकल्ट फीलिंग्स के साथ में मैनेज कर पाएँ। और जब आप ऐसा कर पाएंगे दोस्तों, फिर आप अपने अंदर वो एबिलिटी ला पाएंगे कि अपनी लाइफ में आप पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी है, ये बहुत इंटेंस इमोशंस जिन लोगों को एक्सपीरियंस होते हैं और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है साथ में, उसी की वजह से होते हैं इंटेंस एक्सपीरियंसेस। तो दोस्तों, उन पेशेंट्स को जो भी उनके साथ भावनाएं हैं, उन भावनाओं को एक्सेप्ट करने के साथ साथ अपने अंदर चेंजेस लाना, ये इंपॉर्टेंट होता है इसमें, और इसमें साइकोथेरेपिस्ट पूरी तरह से आपकी हेल्प करते हैं। दोस्तों, अगली साइकोथेरेपी है जो टॉक थेरेपी होती है, उसका नाम है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बहुत अलग अलग किस्म की मेंटल हेल्थ कंडीशन में दोस्तों इसका बहुत सुपर रोल है। CBT भी कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। तो दोस्तों, इसमें क्या करते हैं कि जो भी आपके थॉट्स होते हैं वो आपके बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, हम जानते हैं। तो आपको थॉट्स को मैनेज करना बताएंगे कि किस तरह से अपने नेगेटिव थॉट्स को पकड़ना है, और वो थॉट किस तरह से आपके बिहेवियर को अफेक्ट कर रहे हैं, तो किस तरह से उस थॉट को मैनिपुलेट करना है। दोस्तों, CBT बेसिकली किस प्रिंसिपल पे होती है कि जो भी हमारे थॉट्स हैं, जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, जो भी हमारा बिहेवियर है, हमारे एक्शंस हैं, ये सब के सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो प्रॉब्लम एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने में आपके थेरेपिस्ट मदद करते हैं। एक बार प्रॉब्लम एरियाज़ आइडेंटिफाई हो गए, फिर आपके थेरेपिस्ट ही आपको सलाह देते हैं, बताते हैं कि किस तरह से आपको उन चीज़ों को मैनिपुलेट करके अपने फेवर में कन्वर्ट कर लेना है, मतलब आप नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करेंगे बिना खुद अफेक्ट हुए। दोस्तों, कई सारे पेशेंट्स को ग्रुप थेरेपी की सलाह भी दी जाती है डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। ग्रुप थेरेपी में दोस्तों क्या होता है कि कई सारे पेशेंट्स साथ में ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं। लोग दोस्तों अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो इसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। प्लस इसमें जो भी थेरेपिस्ट होते हैं वो एक तरह से ग्रुप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, ग्रुप की बातों को, जिससे कि उन्हें पता होता है कि किस पेशेंट को किस लेवल की प्रॉब्लम है, किस तरह की प्रॉब्लम है, और किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है बाकी लोगों के एक्सपीरियंसेस को शेयर करके। तो ग्रुप थेरेपी का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों इस प्रॉब्लम में। मेडिकेशंस का तो मैंने आपको बता ही दिया कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी की मेडिसिन्स दी जा सकती हैं उन पेशेंट्स को जिनके अंदर ये वाले सिम्टम्स काफ़ी परेशान करने वाले हैं, मतलब या तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन सा हो रखा है जिसकी वजह से कि वो नॉर्मली सोच ही नहीं पा रहे हैं ठीक ठाक, या हमेशा एंग्जाइटी में है, हमेशा ही बहुत ज़्यादा डर में है, बहुत ज़्यादा वरी में है। तो ऐसी चीज़ों को उस टाइम के लिए मैनेज करने के लिए मेडिसिन्स दी जा सकती हैं। बट जो मेन रोल है, जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है दोस्तों, वो इसमें साइकोथेरेपी ही होती है। दोस्तों, अगर ना ध्यान दिया जाए इस कंडीशन पे, अगर सिम्टम्स को दरकिनार कर दिया जाए कि नहीं कुछ नहीं होता, तो वैसे मैंने कुछ चीज़ें तो बताई थी क्या क्या हो सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए। और साथ में ऐड कर देता हूँ कि लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो लोग खाना पीना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से कि ओवरवेट हो सकते हैं या ओबेसिटी आ सकती है, मतलब शरीर का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। खाना पीना बिल्कुल छोड़ भी सकते हैं। प्लस दोस्तों क्या होता है, नींद की बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स पैदा हो सकते हैं। कई सारे पेशेंट्स को दोस्तों दर्द हो सकते हैं शरीर में अलग अलग जगहों पे, कभी भी कहीं भी।
या कुछ भी अलग वियर्ड से सिम्टम्स आ सकते हैं, क्योंकि मन इन्वॉल्व है इसमें, तो मन अलग अलग किस्म से मैनिफेस्ट कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रॉब्लम डायग्नोज हो गई है तो फिर उसका ट्रीटमेंट ज़रूर किया जाए, डॉक्टर से फॉलोअप में हमेशा रहा जाए। ऐसा ना सोचें कि कुछ हल्की फुल्की चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी, ये गलत है। जो पेशेंट्स हैं इस बीमारी के, उनसे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने अंदर विश्वास लाइए, अपने अंदर ये मजबूती लाने की कोशिश करिए कि आप अपने आप में समर्थ हैं, आप असमर्थ नहीं हैं। तो ये वाला जो कॉन्फिडेंस है दोस्तों, ये आपको ग्रेजुअली धीरे-धीरे अपने आप को बताना पड़ेगा, अपने आप के अंदर लाना पड़ेगा। एकदम से अचानक से एक दिन नहीं आ जाएगा। तो आपको नॉर्मली आप कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी की हेल्प ले लें, किसी और से पूछ लें, उस टाइम पे अपने आप को एक हल्की-सी आवाज़ में, एक पॉज़िटिव आवाज़ में अपने मन के अंदर बोलिए कि नहीं, तुम समर्थ हो, तुम ये काम खुद कर सकते हो या कर सकती हो। जो भी आपके करीबी लोग हैं, उनसे बात करिए, उनका इनपुट भी लीजिए और उनसे सलाह भी लीजिए कि किस तरह से आप इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। उनके जो भी मशवरे आते हैं, जो भी सलाह आती है, उस चीज़ को आप नोट करिए अपने मन के अंदर और अमल करने की कोशिश करिए, उस चीज़ को लाइफ़ में अमल लाने की कोशिश करिए। ठीक है, मैं समझता हूँ, शुरू में मुश्किल लगेगा आपको, सपोर्ट की ज़रूरत भी महसूस होगी, बट आपके लव्ड वन हैं आपके आस-पास, फैमिली है आपके आस-पास या दोस्त हैं आपके आस-पास, तो आपकी मदद करेंगे। बस आपको ये रखना है कि आपको वो क्विक फिक्स वाला काम नहीं करना कि अभी मुझे किसी की ज़रूरत महसूस हो रही है तो मैं भी ले लेता हूँ। जब आप धीरे-धीरे अपने आप को उस एंगल में लाना शुरू करेंगे कि नहीं, मैं चीज़ों को इंडिपेंडेंट ही करूँगा, थोड़ी ही पहले मदद लूँगा, जितनी लेता था उससे कम करूँगा, कम करूँगा, कम करूँगा, धीरे-धीरे बिल्कुल इंडिपेंडेंट होऊँगा, आपको हेल्प मिलेगी। दोस्तों इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि अपनी फीलिंग्स को ट्रस्ट करना स्टार्ट करिए। अपने अंदर जो भी आपके इंस्टिंक्ट्स आती हैं, जो भी आपके अंदर आवाज़ आती है, उस पे विश्वास करिए। मतलब अपने आप को अप्रूवल आप खुद दीजिए। आपको क्यों किसी और के अप्रूवल की ज़रूरत है, ठीक है ना? तो आप अपने आप को खुद समर्थ मानिए, समर्थ समझिए, अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए अपने अंदर। दोस्तों ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है इस कंडीशन में? ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपको पूरी तरह से बदल दिया जाएगा और रातों रात आप जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन जाएँगे, जिसे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, जो बिल्कुल किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रीटमेंट का मतलब इसमें ये होता है कि आप ग्रेजुअली ये बात समझेंगे कि आप अपने अंदर सेल्फ सफिशिएंट हैं। तो धीरे-धीरे आपकी जो नीड है दूसरों पे डिपेंडेंट रहने की, वो धीरे-धीरे कम होगी और आप ज़्यादा हेल्दी तरीके से लाइफ़ को अप्रोच कर सकेंगे, ज़्यादा खुशनुमा तरीके से आप ज़िंदगी में रह सकेंगे। अपने डिसीजंस आप ज़्यादा समर्थ तरीके से ले सकते हैं, ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ में ले सकते हैं।